हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। आज के सेशन में 28 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन पेपर आपका हुआ था पेपर 1, उसका मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हम लोग करेंगे। इससे पहले वाली सारी वीडियो दोस्तों अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। मतलब 28 दिसंबर से पहले 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 2021 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उस सारे पेपर का दोस्तों, यानी पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। CDP आपका मैथमेटिक्स और EBS, ये तीनों का वीडियो प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सेव है दोस्तों। 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिए। और आज के सेशन में 28 दिसंबर का हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पेपर का, यानी कि जो आपका दोस्तों मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन है उसका। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से दोस्तों सीटेट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन का हर हमारा सेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि पेपर में 31 पर होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन CDP का होता है जो मैं करा चुकी हूँ, आप देख लीजिए उसको नहीं देखे हैं तो। और 31 से आपका मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स ये है कि यदि आपके पास 3 सिक्के हैं 1 रुपये के, ध्यान से यहाँ पर आपको देखना होगा क्वेश्चन को। 3 सिक्के 1 रुपये के, 3 सिक्के अगर 1 रुपये के हैं तो 3 रुपये हो गए। 2 सिक्के 2-2 रुपये के, तो 2 सिक्के 2-2 रुपये के हो गए तो ये 4 रुपये हो गए। और 1 सिक्के 10 रुपये के, यानी कि ये 10 रुपये हो गए। अब आपसे अगर कहा जाए कि मुझे 14 रुपये कितने तरीके से आप दे सकते हैं, तो आप कितने तरीके से 14 रुपये दे सकते हैं। देखिए, एक तो 10 रुपये का सिक्का दे देंगे और प्लस क्या कर देंगे, 2-2 रुपये का 2 सिक्का दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 14 रुपये। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि 10 रुपये का आप सिक्का दे दें, एक 2 रुपये का सिक्का दे दे और 1-1 रुपये का 2 सिक्का दे दे, है ना। जैसे 10 रुपये का एक सिक्का 10 रुपये, 2 रुपये का एक सिक्का 2, यानी 12 रुपये हो गया। और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो 1-1 सिक्के यानी 2 सिक्के 1 रुपये के दे दे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 रुपये हो गए। एक तो ये तरीका हो गया, और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर 1 रुपये के 4 सिक्के होते तो एक तरीका था कि 10 रुपये का एक सिक्का और 1-1 रुपये के 4 सिक्के, तो 14 रुपये हो जाते। लेकिन 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 ही सिक्के हैं, तो 2 ही तरीका यहाँ पर हो सकता है। 10 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का 2-2 सिक्का, क्योंकि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 तरीका, यानी ऑप्शन आपका 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 में आपका क्वेश्चन क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 होगा, क्यों, क्योंकि कीपैड पर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 0 से लेकर 9 तक संख्या कीपैड पर होता है ना। अब हम सबको इंटू कराएंगे और लास्ट में 0 हमारा अगर है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन आपका 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 में आपका क्वेश्चन है, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पदचिन्ह, खरगोशों के 12 पदचिन्ह और एक बत्तख के 40 पदचिन्ह है। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश, बत्तख खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर कंगारू के पदचिन्ह कितने हैं, 48, कंगारू के 4 पैर, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, यहाँ पर 12 मतलब कंगारू 12 हो गए, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा, ये तो क्लियर हो गया। खरगोश, यहाँ पर देखिए जो आपका है खरगोश का पदचिन्ह कितना है, खरगोश का यहाँ पर पदचिन्ह आपका है फ्रेंड्स 12, और खरगोश के जो पैर होते हैं यहाँ पर वो होते हैं कितने, 4 होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3, यानी 3 खरगोश हो गए, यानी ये ऑप्शन आपका होगा। बट और देख लीजिए बत्तख के कितने हैं, 40, बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बत्तख हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका 3rd राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये पदचिन्ह बताया गया है, तो मतलब कि 4 पदचिन्ह, 48 पदचिन्ह है, तो 4 पदचिन्ह तो एक ही कंगारू होंगे ना, तो 48 पदचिन्ह है तो कितने कंगारू होंगे, 12 कंगारू होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 में हम बात करते हैं। 34 में जो आपका क्वेश्चन है वो है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक आयताकार खेत है, इसकी जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा, तो वर्ग का तो लंबाई चौड़ाई सब इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर इधर से भी, 1 सेंटीमीटर इधर से भी, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, है ना। ये वर्ग काट लिया गया। काटने के बाद जो पिक्चर बनेगा आपका खेत का कुछ इस प्रकार से बनेगा।
इस तरह से बनेगा। अब देखिए ये 3 था ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर काट लिया गया तो ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। बट ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 और ये भी 1। बाकी इधर देखिए टोटल है 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहे हैं, वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्ग काटने से पहले इसका परिमाप कितना था 2l + b, यही ना होता है 4 3 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप था। वर्ग अगर हम काट के निकाल लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है और इसका परिमाप होता है चारों तरफ की लंबाई का सम, है ना। तो देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना हो गया 4 3 7 सेंटीमीटर। अब इधर से देखिए 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर 11, 1 12 और 2 14, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर ही आ रहा है। सबको ऐड करके आप देखिए 14 सेंटीमीटर। तो काटने के पहले भी 14 सेंटीमीटर, काटने के बाद भी 14 सेंटीमीटर, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 14:14, यानी कि 1:1, यानी ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन। 35 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि शान 2 लीटर दूध को 3 बोतल में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतलों भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उसके पास दूध कितना है 2 लीटर, यानी कि 2000 ml, क्योंकि मिलीलीटर में आंसर आपसे पूछा जा रहा है तो मिलीलीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। लीटर को 1000 से इंटू करा देंगे तो लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस 2000 ml में से पहली बोतल में आधा दूध, मतलब पहली बोतल में कितना हो जाएगा 1000 ml वो रख दिया। अब कितना बच गया 1000 ml रख दिया पहली बोतल में, जितना दूध था उसका आधा कितना होगा 2000 ml का आधा, 1000 ml रख दिया, 1000 ml बच गया। अब 1000 ml का क्योंकि कह रहे दूसरी बोतल में बाकी दूध का, यानी बाकी कितना 1000 ml का कितना, जस्ट मिनट, यहाँ पर आपका 1 0 ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो 1000 का कितना 3/4। अब 1000 का 3/4 यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कितना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए 3/4 यहाँ पर आपको निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ आप कटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 250, ठीक है, 250 आ जाएगा और इसको आप इंटू करा दीजिए कितना आ जाएगा। ये 3/4 है या 1/4 है, जस्ट मिनट में देख लेती हूँ। देखिए कभी कभी हिंदी वाला में गलत हो जाता है, इंग्लिश वाला में सही रहता है, नहीं 3/4 ही है। चलिए ठीक है 3/4 है। तो पहली बोतल में तो 1000 ml रख दिया और दूसरी में 1000 का 3/4, ये कटाएंगे तो आपका 250 हो जाएगा, है ना। और 250 से इंटू करा दीजिए 3 से, 25 3 75, यानी कि 750 ml दूसरा बोतल में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, अब देखिए 750 यानी कि 1000 ml बचा था, 1000 ml का 750 ml रख दिया दूसरे बोतल में, तो अब बचा कितना 1000 - 750 = 250 ml बच गया, 250 ml। अब कह रहे हैं कि जो तीसरा बोतल है उस बोतल में तीसरे बोतल में बचे हुए दूध की 1/5, तो दूध कितना बचा है 250 और इसका 1/5 निकाल लीजिए, इसका 1/5 कितना हो जाएगा 50 ml, तो 50 ml तीसरा बोतल में रख दिया, ठीक है। अब शान के पास कितना दूध बचेगा, तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए पहला बोतल में कितना रखा 1000 ml, दूसरा बोतल में 750 ml और तीसरा बोतल में कितना रखा 50 ml। क्योंकि बचे हुए दूध का यहाँ पर आपका निकालना है। अब 1000 ml आधा दूध रख दिया पहले बोतल में, तो बच्चा कितना 1000 का 3/4 कितना हो गया 750 ml, ये दूसरा बोतल में रख दिया। अब 1000 में से 750 रख ही दिया तो बच्चा कितना 250। अब 250 ml का 1/5 यानी कि 50 ml यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7.5 और 50 कितना हो जाएगा, ये 800 ml और 1000 कितना हो गया, टोटल आपका यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स कितना 1800 ml, यानी कि 1800 ml वो दूध क्या कर दिया बोतल में भर दिया। तो अब बचेगा कितना 2000 ml में से अगर वो 1800 भर दिया तो 200 ml बचेगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36। यहाँ पर क्या है, वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है। दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये की
कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 रुपये का नोट लेकर आप गए, 6 रुपये का पेन खरीद लिए, तो बचा कितना, 4 रुपये। अब दुकानदार को देना कितना है, 4 रुपये देना है, और दुकानदार 1 रुपये का और 2 रुपये का अगर सिक्का देता है तो कैसे देगा, कितना सिक्का देगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रुपये का तो केवल सिक्का देता है तो 2 ही सिक्का में हो जाता, बट 1 रुपये का भी जो सिक्का दे रहे हैं तो 2 रुपये का 1 सिक्का दे देगा और 1 रुपये का 2 सिक्का देगा, है ना, तो 4 रुपये होगा, क्योंकि 1 रुपये का 2 सिक्का देगा तो 2 रुपया, और 2 रुपये के 1 सिक्का देगा तो 2 रुपये, तो ना 4 रुपया होगा। यानी सिक्के टोटल कितने हुए, सिक्के यहाँ पर टोटल कितने हुए, 2 रुपये का 1 सिक्का और 1 रुपया का 2 सिक्का, यानी कि 3 सिक्का हुआ। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 37 में आपका क्वेश्चन है 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 क्रमागत, तो एक को मान लीजिए x, ठीक है, और योग कह रहा है तो प्लस कर दीजिए, दूसरा x+1, तीसरा x+2, ठीक है, और चौथा x+3 और पांचवा x+4, ठीक है, और छठा x+5। ये 6 क्रमागत संख्याओं का योग हो गया। 1 2 3 4 5 6 गो x इसमें है, तो 6x प्लस 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, तो ये हो गया 15, और इसका योग कितना दिया है, 45। ठीक है, तो यहाँ पर 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 - 15, 6x इक्वल टू 30, 6 5 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब कह रहे हैं कि 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। पहले तो 3 संख्या निकाल लीजिए। देखिए पहली संख्या अगर 5 हो गया, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, 6, तीसरी संख्या कितना होगा, 7, तो संख्या हमारा निकल गया 5 6 7, ये क्रमागत 3 संख्या। क्योंकि x का वैल्यू 5 आया तो दूसरी संख्या x+1 यानी 6, और तीसरी x+2 यानी कि 5 + 2 7। तो अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 7, और इसके स्क्वायर का योग, इसके स्क्वायर का योग निकालने की बात की गई है। तो इसका स्क्वायर 25, इसका 36, और इसका आपका हो जाएगा 49। तो यहाँ पर देखिए 9 6 15 5 20, और 4 3 7, और 7 2 9, और 9 2 11, यानी 110। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं 38 में आपका क्या है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो बात सही है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या, 2 फैक्टर होना चाहिए, बट एक के पास तो एक ही फैक्टर है ना, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का एक 1 फैक्टर होगा और एक 2 फैक्टर होगा। ये 2 संख्या, फैक्टर का मतलब जिससे ये कटेगा, जितने अंक से कटेगा, जिस नंबर से कटेगा वो नंबर इसका फैक्टर होगा। तो 2 1 से भी कटेगा, 2 2 से भी कटेगा, तो इसका 2 फैक्टर होगा। लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 बस, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। और एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या वो होता है जो मतलब कि एक और स्वयं के अलावा, जैसे कि 2 है तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा कोई और तीसरा नंबर से नहीं कटेगा। तो एक और सेम नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर से अगर वो कटे तो भाज्य संख्या होता है। जैसे 4 है तो 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। और 3 जो है भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या होते हैं। तो एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है, तो दोनों बात तो सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, राइट। ए और बी दोनों सही। 39 में देखते हैं क्वेश्चन आपका है 3/20 का 2/3। देखिए 3/20 का 2/3, 3/20, ठीक है। इसको 3/20, इसका 2/3 यानी कि 2/3 क्या होगा, ये 3 कट गया, 2/20 आया, ठीक है। अब देखिए 2/20 यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर 1/10 दिया रहता तो 1/10 भी ऑप्शन होता है, क्योंकि 2/20 जो है ना ये कटेगा तो 1/10 आएगा, तो 1/10 तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए 2/20 यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 3/10 तो होगा नहीं, 3/10 तो आएगा नहीं, 1/20 1/20 तो आएगा नहीं, 4/10 4/10 तो आएगा नहीं, ठीक है। ये 2/20 आया है, या तो इसको हम या तो 1/10 बोल सकते हैं या 2/20 बोल सकते हैं, तो 2/20 ऑप्शन हमारा है, यह आपका फर्स्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। 40, क्वेश्चन नंबर 40, गीता 100 मीटर की तार से एक ज़मीन पर बाड़ लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्र की भूमि हो। अब देखिए 100 मीटर
का तार उसके पास है और उसे क्या करती है, बाड़ लगाना चाहती है, मतलब कि घेरे लगाना चाहती है। अब त्रिभुज के आकार में लगाएगी या वर्ग के आकार में लगाएगी या आयत के आकार में लगाएगी, और एक ऑप्शन क्या है, वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार में लगाएगी। अब देखिए त्रिभुज के आकार में, वर्ग के आकार में, आयत के आकार में और सर्कल के आकार में, किस में वो बाड़ लगाएगी कि क्षेत्रफल ज़्यादा हो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 मीटर ही उसके पास तार हैं, लेकिन किस प्रकार से वो लगाएगी बाड़, यानी कि घेरे किस प्रकार से लगाएगी, बाउंड्री किस प्रकार से वो करेगी कि क्षेत्रफल ज़्यादा हो, एरिया ज़्यादा हो। तो देखिए एरिया के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी भुजा जितनी ज़्यादा होगी उसकी एरिया भी ज़्यादा होगी। अगर त्रिभुज और वर्ग में पूछा जाए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसी मान लीजिए 100 मीटर ही तार से त्रिभुज बनाते हैं और 100 मीटर तार से वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा है, वर्ग में 4 भुजा है, तो जिसका भुजा ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर्कल का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्कल में जो साइड होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने ऐसे देखा होगा षटभुज है ना, अष्टभुज, इस प्रकार से जैसे साइड बढ़ेंगे तो एरिया भी बढ़ेंगे, लेकिन वृत्त में तो क्या है कि इनफाइनाइट साइड है, इनफाइनाइट साइड से मिलकर ये सर्कल बनता है, तो इसलिए वो वृत्ताकार में बाड़ लगाएगी तो सबसे ज़्यादा एरिया होगा। अब देखते हैं 40 आपने देख लिया। 41 क्वेश्चन आपका है, शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियाँ दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। 2 आकृति देती है, ये टीचर शिक्षिका स्वरा टीचर है जो 2 आकृति देती है स्वरा को, मतलब जो स्वरा के टीचर हैं उसको 2 आकृति देती है। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा होता है जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, और एक पतंग, पतंग का ऐसा होता है चित्र, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका काइट हो जाता है, ठीक है। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। रैखिक सममिति मतलब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये दोनों एक जैसा बनेगा, ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। और इसमें क्या है कि एक हम ऐसे भी मिला सकते हैं तो ये भी दोनों एक जैसा बनेगा, यानी कि हम 2 तरीके से सममिति इसमें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काइट में क्या होता है कि इसमें हम अगर ऐसे करेंगे तो ये दोनों सममित नहीं होगा। इसमें प्राप्त करने का सममित एक ही तरीका है, बस ये है ना। अगर ये हम आपका काइट है, एक मिनट फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप समझिएगा। जैसे काइट जो होता है वो इस प्रकार से होता है, नीचे वाला ये 2 साइड जो होता है ना वो बड़ा होता है और 2 छोटा होता है, तो इसमें सममित यानी सिमेट्री प्राप्त करने के लिए, सिमेट्री का मतलब कि दोनों तरफ की जो आकृति है वो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल हूबहू होनी चाहिए। तो जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिलाते हैं तो 2 ये सममित मिल जाते हैं, 2 सममित मिल गए। बाकी दूसरा कोई और तरीका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसको हम मिलाएंगे तो ये सममित नहीं बनेगा, ठीक है, तो एक ही तरीका है। बट समचतुर्भुज में क्या है कि समचतुर्भुज में 2 तरीके से आप सममित प्राप्त कर सकते हैं, सिमेट्री आप ले सकते हैं। जैसे कि एक ये मिला दिए तो ये दोनों हो गया इस विकर्ण को, और दूसरा एक इसको मिलाएंगे तो ये भी दोनों सिमेट्री होगा। तो 2 तरीके हैं। जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो उसने जवाब दिया, तो यहाँ पर समचतुर्भुज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा यानी कि 2 इसमें सिमेट्री मिलेगा, लेकिन पतंग में एक ही सिमेट्री मिलेगा। अब हम बात करते हैं 42। दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है, ठीक है, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी और अगली बस पूर्वाह्न 9:25 AM पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, मतलब बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आधे घंटे पे बस निकल रही है और वो बोल रहे हैं ना कि 9:25 में बस निकलेगी, 9:25 में बस निकलेगी, तो आधे घंटे पहले, इसका मतलब 8:55 में बस निकली है, यानी इसका आधा घंटा पहले आप देखेंगे तो 8:55 होगा, ठीक है, माइनस कर दीजिए 30 मिनट्स 9:25 में से, तो 8:55 होगा। यानी कि जो उससे पहले जो बस निकल चुकी है वो 8:55 में निकल चुकी है, तो दूसरी कितने बजे निकलेगी, 9:25 में निकलेगी, है ना। लेकिन जिस यात्री को क्लर्क बता रहा है उस समय, मतलब टाइम पूछा जा रहा है कि वो किस टाइम में बता रहे हैं, तो 9:25 में बस निकलने वाली है, 8:55 में एक उससे पहले वाली निकल चुकी है, और जिस समय वो बता रहे हैं बोल रहे हैं कि बस 10 मिनट पहले निकली है, यानी कि 10 मिनट पहले निकली है। इसका मतलब
क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि 8:55 में जो निकली है तो 10 मिनट हो चुका है उसको निकले हुए 10 मिनट हो चुका है। तो 8:55 अगर हो रहा है तो 10 मिनट बाद कितना टाइम होगा, 10 मिनट बाद 9:05 होगा, 9:05 होगा। यानी कि जिस समय बस जो कंडक्टर है, कलर का बोलिए, सॉरी कंडक्टर नहीं, क्लर्क जो बता रहे हैं बस के बारे में यात्री को, उस समय जो टाइम हो रहा है 9:05 पे, तभी तो 8:55 में बस निकल चुकी है। तो बोल रहे हैं कि बस 10 मिनट पहले निकली है, यानी 8:55 में निकली है, यानी वो 9:05 में बता रहा है यात्री को, ठीक है। और नेक्स्ट बस जो है वो 9:25 में निकलने वाली है, यानी 8:55 के आधे घंटे बाद 9:25 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में 9:05 है, तो 9:05 आपका ऑप्शन होगा, 9:05। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 43 में आपका है, इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। देखिए सबसे अधिक परिमाप की बात की गई है, एक आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और एक भुजा जो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 60 × 1 है ना, जैसे 60 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 × 1 = 60। इसका क्षेत्रफल है यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। जब एक भुजा 1 है तो दूसरा भुजा 60 होगा, ठीक है। अब दूसरा भुजा 60 होगा तो 60 + 1 ये होगा परिमाप, यानी 60 दूनी 61 और 61 × 2 अगर करेंगे तो 2 6 दूनी 12 122 सेंटीमीटर ये परिमाप होगा इसका, ठीक है। और आगे वाला के देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 60 वर्ग सेंटीमीटर अगर क्षेत्रफल है और एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा भुजा यानी कि 30 सेंटीमीटर होगा, तभी तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई करने पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका मतलब एक भुजा 30 है, दूसरा भुजा 2 है, तो कितना हो जाएगा 30 + 2, यानी दोनों भुजाओं को जोड़कर 2 से इंटू करा दीजिए, यानी 32 दूनी आपका 64 हो जाएगा, जो इससे देखिए कम आया, 122 से कम आया। देखिए यहाँ पर जैसे भुजा और बढ़ाते जाएगा वैसे परिमाप कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे 60 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि दूसरा जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा भुजा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 दूनी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये और कम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक भुजा मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दिया है तो दूसरा इसका मतलब 5 होगा, तभी तो क्षेत्रफल 60 होगा, तो दूसरा 5 होगा। इसका मतलब कि एक भुजा 12 है, दूसरा भुजा 5 है, तो 12 × 5 17, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर होगा परिमाप। यानी कि सबसे परिमाप ज़्यादा किसका है, यानी कि फर्स्ट वाले का है ना, 122 सेंटीमीटर आ रहा है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 में क्या है कि डॉक्टर ने अम्मन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि 300 मिलीलीटर गिलास का क्षमता है और 14 गिलास वो पानी एक दिन में पीता है, तो इंटू 14, तो 14 14 28 14 30 42 100 ml हो गया पानी एक दिन में। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, ये ml हो गया, बट यहाँ पर एक वीक का पूछा जा रहा है, कितने दिन का, 7 दिन का। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28 और 1 29, इतना ml पानी वो एक वीक में पिएगा। बट लीटर में यहाँ पर दिया गया है, तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 डिजिट के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 29.4, यानी कि 29.4 लीटर ये आपका एक वीक का होगा जो पानी पिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 45 में। 45 में आपका क्वेश्चन है 1 के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर है ONE, ये है ना, तो वो ONE जो लिखा है इसमें बीच वाला जो अक्षर एन है, इसमें बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। तो देखिए ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये कैसा एंगल है, या यहाँ जो एंगल बन रही है कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पेडागोजी आपका शुरू हो जाता है। कंटेंट 15 होता है, 15 पेडागोजी।
निम्नलिखित में से कौन सा पुल्य के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? तो यहाँ पर देखिए, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना, ये कौन सा इसमें सही क्रम आपसे पूछा गया है। सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, समस्या को पहले समझना होगा, ठीक है, फिर उसका योजना तैयार करना होगा, योजना को कार्यान्वित करना होगा, फिर से जाँच करना होगा। ये आपका सही क्रम है, ठीक है। समस्या को समझना, फिर योजना उसके लिए तैयार करना यानी प्लानिंग करना, फिर योजना को कार्यान्वित करना और उसके बाद यानी कैरी आउट द प्लान, और फिर लुक बैक, फिर उसको देखना होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 47 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? देखिए, प्रकृति के संदर्भ में, अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अमूर्त प्रकृति, ऐसा नहीं, श्रेणीबद्ध प्रकृति, तर्कसंगत प्रकृति, मूर्त प्रकृति ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गणित में अवधारणाओं की जो प्रकृति होती है वो मूर्त प्रकृति नहीं होती है, अमूर्त होती है। हम उसको मूर्त के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन मतलब पूछा गया है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा मूर्त प्रकृति, ठीक है। आगे हम देखते हैं 48 आपका जो क्वेश्चन है, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया, यानी कि स्थानीय मान को पढ़ा दिया, उसके बाद क्वेश्चन दिया हल करने के लिए बच्चों को। और क्वेश्चन कैसा दिया? मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, एक 3 और एक 5, 2 अंक लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग, देखिए ये क्वेश्चन है, टीचर ने क्वेश्चन बच्चों को दिया है, इसको आपको देखना है, ठीक है। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए, समान बार मतलब अगर हम 2 बार 3 का उपयोग कर रहे हैं तो 2 बार ही 5 का भी उपयोग करेंगे, ठीक है। इतना बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। 4 अंकों वाली संख्या तो 3 3 5 5 ऐसे बनेगा, यानी कि समान बार, ऐसा नहीं कि 3 बार 3 कर देंगे, 1 बार 1, ऐसा नहीं, या तो 5 5 3 3 ऐसा बनेगा। क्या आपका उत्तर अनन्य है? ठीक है, क्या आपका उत्तर अनन्य है? उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऐसा क्वेश्चन टीचर्स ने बच्चों से पूछा, ठीक है। और यहाँ पर पूछने के बाद इज़ योर आंसर यूनिक, क्या यूनिक आंसर आएगा? और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन टीचर ने बच्चों से पूछा, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्या ये खुले सिरे वाला प्रश्न है? खुले सिरा मतलब कि क्या होता है कि वो जितना चाहे उतना इससे क्वेश्चन बना सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे भी बना सकता है और वो ऐसे भी बना सकता है ना, ठीक है। और विश्लेषण और आलोचना करने का उसको अवसर भी मिलता है। तो ऑप्शन ये तो फर्स्ट है, बट आगे देख लेते हैं। एक बंद सिरे वाले तो ये बिल्कुल नहीं है। गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ऐसे निगेटिव है, हतोत्साहित वर्ड आ गया। यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। 49 क्वेश्चन आपका कहता है, कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। मतलब एक टीचर है सोनाली, उन्होंने क्लास 1 के बच्चों को क्रियाकलाप दिया है। और कैसा दिया है? भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियाँ, कंकड़, पत्थर, टोकन को वर्गीकृत करना। एक दिया, क्या टोकन दे दिए, कंकड़ पत्थर दे दिए और अलग अलग रंग वाली सीपियाँ दे दिए और अलग अलग आकार वाली, ठीक है। भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल में व्यवस्थित करने के लिए दे दिया। अलग अलग उसकी लंबाई है, तो जो मतलब जिसकी जैसी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग गट्ठे में व्यवस्थित करना है, ये भी दे दिया क्वेश्चन एक्टिविटी। लड़कियों पंखों पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनको समूह बांधना। मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना, ठीक है। ये सारे क्रियाकलाप दिए। प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं। ये क्रियाकलाप क्या मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं, फुर्सत है, समय है, इसलिए किए जाते हैं। तो ये ऐसे ही निगेटिव है, मौज मस्ती के लिए एक्टिविटी थोड़ी करवाई जा रही है। समय नष्ट करते हैं, ये भी ऐसे ही निगेटिव आपका वर्ड आ गया। केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं, कक्षा 1 के लिए असंगत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये ऑप्शन कह रहा है कि क्लास 1 से पहले ही एक्टिविटी ऐसी कराई जाती है, क्लास 1 में एक्टिविटी सही नहीं है, तो ये भी बात गलत है। तो यानी ऑप्शन आपका 4 राइट ऑप्शन होगा। अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या, गणना, परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक्टिविटी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए बच्चों से,
आगे हम देखते हैं 50 क्वेश्चन 50। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चों के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। ठीक है, बच्चों के चिंतन की गणितीकरण का गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना है। देखिए केवल जहाँ वर्ड लग गया वो मोस्ट आप देखेंगे ऑप्शन में निगेटिव ही होता है और यहाँ पर आपसे निगेटिव नहीं पूछा गया है। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का प्रयोग और उत्तरों की जांच उत्तर कुंजी से, देखिए उत्तर कुंजी से हम जांच उत्तर का करेंगे। मानक क्रिया विधि यानी स्टैंडर्ड कोई भी मेथड का उपयोग करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, निगेटिव होता है। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना, उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, ये सही है। शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देश के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। सुनिश्चित निर्देश ऐसा नहीं है कि जो टीचर एकदम बोलेंगे कि यही मेथड यूज करना है, इस ऐसा ही करना है, दूसरा कोई मेथड नहीं यूज करना है या नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो ये भी बात गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा चौड़ा और तकु आकार हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कि चौड़े और गोलीय होने की जगह पर क्या हो गया? ज़्यादा ऊंचा हो गया और ज़्यादा तकु आकार हो गया। इसका मतलब क्या? प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ। गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणी स्तरों के अनुसार दिया गया है, ऐसा नहीं है। गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेश से गणित पाठ्यक्रम के परिणाम में वृद्धि हुई है। और दूसरा क्या? पाठ्यचर्या में गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई जिससे नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ऐसे भी आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में जो लंबा आपका ऑप्शन होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, वो दोस्तों आपको मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है, सही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 52। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों यानी कि कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। क्या ये बात सही है? आपसे यहाँ पर राइट ऑप्शन पूछा गया, ये बात सही नहीं है। ओके, एक अवधारणा की सभी उपधारणाओं के लिए एक रैखिक व्यवस्था नहीं। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए दूसरा ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ए तो आपका सही है, एक जटिल जाल तंत्र है जो कि अवधारणा की सभी उपधारणाओं के बीच संबंध को चित्रित करता है। तो बिल्कुल यानी कि जो मैप होता है अवधारणाओं के बीच संबंध को चित्रित करता है, ये सही है। और ये गलत है। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने, बिल्कुल ये भी सही है। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियाँ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापिका की सहायता करता है, तो ये भी बात सही है। तो यानी कि आपका बी छोड़कर तीनों ऑप्शन सही है। और इसमें आप देख सकते हैं 4 में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। 53 में जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? रचनात्मक आकलन। बच्चे तथ्यों का स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं, मतलब मिलान करता है। रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है? शिक्षक केंद्रित कक्षा क्या है, छात्र केंद्रित कक्षा, सामूहिक आकलन, इन सभी को सही मिलान करना है। बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते इन क्रियाकलापों को करते हुए आंके जाते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होते हैं। ज्ञात करते हैं कि एक समय अवधि में बच्चे के विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी, क्या बदलाव आया, क्या प्रगति हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? सही मिलान, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिलाना होगा कि सही है क्या, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए रचनात्मक आकलन किसको बोलते हैं? रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं
सभी तरीके से उनका आकलन, यानी उनका व्यक्तित्व हो, उनका विषय, पर्सनालिटी, हर तरह का आकलन किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट का 4 हो जाएगा। फर्स्ट का 4, देखिए भाई फर्स्ट का 4 तो एक ही है, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहीं पर देखने को मिल गया, लेकिन आगे भी और देख सकते हैं। सामूहिक आकलन यानी कि जो आपका चौथा है, इसका ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। यहाँ पर तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है, सामाजिक कौशल और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है सामूहिक आकलन। तो चौथा का यानी कि डी का 3rd ये भी सही है। उसके बाद शिक्षक केंद्रित यानी कि सेकंड का आपका हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या होता है? बच्चे तथ्यों का स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के दौरान आके जाते हैं, इसको बोलते हैं शिक्षक केंद्रित। बच्चे को सेंटर में नहीं रखा गया, और इसमें हो जाएगा बच्चे को सेंटर में रखा गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? उपयुक्त विधि नहीं है आपसे पूछा गया है प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन के लिए। एक परीक्षा जो कि तथ्य और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो, ये स्मरण जहाँ वर्ड आएगा निगेटिव हो जाता है। बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्ति परक परीक्षा, बच्चों के अधिगम के अनुसार एक व्यक्ति परक परीक्षा, क्या ये सही है? आकलन के लिए ICT पर आधारित उपकरणों का उपयोग, अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट का उपयोग। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ये सारे सही हैं। ठीक है, ये सारे आपके सही हैं। ठीक है, और ये आपका गलत है, स्मरण और सूत्रों। लेकिन आपसे पूछा जो गया है फ्रेंड्स, वो यही पूछा गया है जो उपयुक्त नहीं है, तो ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका ये फर्स्ट सही हो जाएगा। 55 में आपका क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित है, यानी कि स्थानीय मान पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर वो अलग अलग मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा स्थानीय मान पढ़ाने के लिए यानी कि TLM का यूज़ करना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए डीन्स ब्लॉक, बिल्कुल डीन्स ब्लॉक तो उपयोग होता ही है। ठीक है, माचिस की तिलियों का बंडल। ठीक है, बनावटी प्रचलित नोट से स्थानीय मान नहीं समझ पाएंगे बच्चे। एक गिन तारा अबैकस से वो स्थानीय मान नहीं समझ पाएंगे। A और B आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। A और B आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 56 में आपका है, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? यह गणितीय तथ्यों का स्मरण करने में सहायता करती है। स्मरण वर्ड ऐसे निगेटिव है। गणितीय अन्य विषयों के साथ एकीकृत मतलब समाकलित है, इसलिए यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है। क्या? इसलिए। और आगे यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। बिल्कुल श्रेणीबद्ध है, इसलिए पूर्व ज्ञान को मतलब भी यहाँ पर रखा जाएगा, उसको भी महत्व दिया जाएगा और पूर्व ज्ञान का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए, इसलिए 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। 57 6 और 7 का योग क्या है? 7 6 13। यह एक डैश उदाहरण है किसका? परिभाषा। ये तो परिभाषा नहीं है, परिभाषा का उदाहरण नहीं है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं साध्य प्रतिज्ञप्ति, बिल्कुल ये साध्य है कि साध्य हुआ ना 6 + 7 = 13। मुक्त वाक्य संयोजन समुच्चय, ये नहीं, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 58 में क्या है? निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन सा उत्तरदायी है? अपसारी चिंतन प्रक्रिया के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन, अवबोध, अर्थबोध, विश्लेषण और मूल्यांकन, इसमें से कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये हैं अपसारी प्रक्रियाओं, अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए सबसे उत्तरदायी। ठीक है, 59 में क्वेश्चन है 76 × 32 को हल करने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित विधि का प्रयोग करता है। वो कैसे करते हैं? देखिए 76 को 70 + 6 लिख देता है, 30 + 2 लिख देता है और इसके बाद फिर ये क्या करते हैं? 70 को फिर 30 से इंटू कराते हैं और फिर 6 को 30 से कराता है, फिर 70 को 2 से कराता है, फिर 6 को 2 से कराता है और इन सबको जोड़ देता है और ये ऑप्शन आता है जो कि सही होता है और डायरेक्ट भी इंटू कराएंगे तो इतना आंसर आएगा। उपरोक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है?
अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान के अनौपचारिक तकनीक को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो जिस मेथड से कर रहे हैं उस मेथड से हम करने देंगे, हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड मेथड ही यूज करो, ठीक है। विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी बात गलत है। उसको भाई ज्ञान है, वो तो सही किया है, सही मतलब कि यहाँ पर कैलकुलेशन भी किया है। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती प्रतिबिंबित करती है। लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थियों को 0 अंक मिलेंगे। 0 अंक क्यों मिलेंगे? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। 59 में कौन सा सही है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि 0 अंक हम क्यों देंगे, जब वो मतलब कि बच्चे इस तरीके से भी अगर वो मल्टीप्लाई किए हैं तो इससे क्या पता चलता है कि विद्यार्थी के द्वारा जो विधि उपयोग किया गया है वो दर्शाता है कि उसको कितनी समझ है, उसकी समझ को दर्शाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60 लास्ट ही आपका क्वेश्चन है, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकते हैं, क्या कारण? अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना। क्या रेखाओं और कोणों को पढ़ाना होगा तो हम जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, रेखाओं और कोणों को पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयत पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन, बिल्कुल इससे ज्यामिति पढ़ाया जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपने देखा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का मैथ्स का हमने पेपर 1 का डिस्कशन किया, जो 28 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन पेपर आपका सीटेट का हुआ था, उसका ये पेपर था। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी सी भी आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी, आपको सीखने को मिली होगी, तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कराए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।